नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी पॉइंट पे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारा लगातार दृष्टि जो IAS का बुक है जो कि अर्धवार्षिक आता है, ठीक है, 6 महीने का आता है, जनवरी से जून तक का। तो उसको लगातार हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो UPSC के बेसिस पे तरीके पर अगर देखा जाए तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है जो कि आप लोगों ने ली भी होगी आई थिंक। तो अगर आप लोगों ने ली है तो बेनिफिशियरी आपके लिए रहेगा, क्योंकि आप लोग इसको एक बार समझ के आपको पढ़ के जो है, कई बार क्या होता है कि हम लगातार पढ़ नहीं पाते, कंसिस्टेंसी नहीं हो पाती। तो इसके माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आपको क्या होगी कि वो चीज़ें जो आपने पढ़ी है, ठीक है, आपने एक बार पढ़ी है तो डेफिनेटली ये चीज़ें समझ में आएंगी, वो कुछ चीज़ें कंठस्थ हो जाएंगी। और आपने नहीं पढ़ी है तो डेफिनेटली आपके लिए बेनिफिशियरी है ही चीज़। तो देख लेते हैं किस प्रकार से हमारा जो है पार्ट तीसरा अभी तक हमने खत्म किया है। पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड खत्म हो गया है। पार्ट चौथे में चलेंगे। इसी प्रकार से हमारा सेशन चलता रहेगा। अपना फीडबैक जो लास्ट में जरूर दिया कीजिए। लास्ट में हमने जो है ख़त्म जहाँ पे किया था वो था हमारा दल बदल विरोधी कानून से संबंधित था। तो उसको हम एक बार देख लेते हैं। दल बदल विरोधी कानून चर्चा में क्यों है? तो कर्नाटक, मध्य प्रदेश और अब राजस्थान के राजनीतिक घटनाक्रम दल बदल विरोधी गतिविधियों के संबंधित रहे हैं। दल बदल विरोधी कानून के बारे में अगर जान लेते हैं तो इस कानून को संविधान की 10वीं अनुसूची के अंतर्गत 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा अंतः स्थापित किया गया था। इसके तहत दल परिवर्तन के आधार पर विधानमंडल या संसद के सदस्य की अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। यदि कोई विधायक या सांसद स्वेच्छा से अपनी पार्टी से त्यागपत्र देता है या सदन में मतदान के दौरान पार्टी के निर्देशों का उल्लंघन कर मतदान करता है या मतदान में अनुपस्थित रहता है तो उसे दल बदल विरोधी का दोषी माना जाता है। गौरतलब है कि अगर ऐसे कृत्य करने वाले सदस्यों को संबंधित राजनीतिक दल द्वारा क्षमा कर दिया जाता है तो वह निरहर नहीं होगा, मतलब उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा, ठीक है, माफ़ कर दे पार्टी। लेकिन अगर इस प्रकार के घटनाक्रम में वो पाया जाता है, यानी वोट नहीं देता या फिर क्या क्या हमने देखा, क्या चीज़ें किस प्रकार में दोषी पाया जाता है? यदि वह मतदान के दौरान अपनी पार्टी के निर्देशों का उल्लंघन करता है या फिर त्यागपत्र दे देता है, ठीक है, या फिर मतदान के रूप में अनुपस्थित रहता जब मतदान होता है, तो वह दल बदल का विरोधी पाया जाएगा, जिसके लिए उसको अपने पार्टी से जो है अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो यदि कोई निर्दलीय, जैसे राजस्थान में अभी तक हो भी रहा है, ठीक है, तो आपने वर्तमान न्यूज़ में देखा भी होगा। तो यदि कोई निर्दलीय सदस्य किसी भी सदन का सदस्य निर्वाचित होता है और चुनाव के बाद वह किसी भी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण करता है तो उसे सदस्यता हेतु निरहर माना जाएगा। यदि कोई सदस्य मनोनीत होकर सदन की सदस्यता ग्रहण करता है और मनोनयन के 6 माह पश्चात किसी दल की सदस्यता ग्रहण करता है तो उसे भी निरहर माना जाएगा। गौरतलब है कि दल बदल के कारण निरहर मतलब कि दोषी नहीं ठहराया जाएगा, ठीक है, नहीं ठहराया जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। गौरतलब है कि दल बदल के कारण उत्पन्न निरहरता के मामले में किसी भी विवाद का निपटारा सदन के पीठासीन अधिकारी अर्थात विधानसभा अध्यक्ष या लोकसभा अध्यक्ष या सभापति द्वारा किया जाता है। हालांकि पीठासीन अधिकारी का निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन है। बात करते हैं दल बदल विरोधी कानून के अपवाद के रूप में। तो जब 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के माध्यम से इसे संविधान में समाविष्ट किया गया था तो इसके साथ 3 अपवादों को शामिल किया गया था। पहला क्या था? यदि वह संसद या फिर राज्य विधानमंडल का अध्यक्ष या सभापति नियुक्त होता है तो संसद या फिर राज्य विधानमंडल में अपनी पार्टी के निर्देशों से हटकर वह मतदान करता है या मतदान से अनुपस्थित रहता है, ठीक है, मतदान में अनुपस्थित रहता है तो 10वीं अनुसूची के तहत सदन का सदस्य दावा करता है कि वह या उसके राजनीतिक दल का कोई सदस्य उस समूह के गठन का प्रतिनिधित्व करता है जो कि उसके मूल राजनीतिक दल के विभाजन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुआ है और उस समूह में ऐसे राजनीतिक दल के 1/3 सदस्य शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा 1/3 सदस्यों वाले विभाजन के प्रावधान को अमान्य घोषित कर दिया गया। यदि किसी राजनीतिक दल के 2/3 सदस्यों द्वारा किसी अन्य दल में विलय या एक नई पार्टी का गठन किया जाता है
दल बदल विरोधी कानून की प्रासंगिकता के बारे में अगर देखा जाए तो दल बदल विरोधी कानून को राजनीतिक दोषों को दूर करने के उद्देश्य से संविधान में समाविष्ट किया गया था, लेकिन राजनीति क्षेत्र में बढ़ती धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के कारण यह कानून पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाया। और अब यह सवाल उठने लगा है कि क्या इस कानून के लक्ष्यों को प्राप्त करना वास्तविक है या फिर मिथक मतलब झूठा। हाल ही में ही घटित कर्नाटक विधानसभा की घटनाओं पर गौर किया जाए तो एक लंबे समय तक चली इस घटना से यह स्पष्ट हो जाता है कि कानून बनने के 3 दशक बाद भी दल बदल विरोधी कानून राजनीतिक दल बदल रोक पाने में सक्षम नहीं है। राजनेताओं ने इस कानून में मौजूद खामियों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया है, अतः संसद को भ्रष्टाचार और दल बदल जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों को नष्ट करने वाले व्यवहारों पर नियंत्रण हेतु निगरानी तंत्र या कानून बनाने की आवश्यकता है। यद्यपि वर्ष 2003 के संशोधन का उद्देश्य कानून को कठोर बनाना था, लेकिन इसके 2/3 सदस्यों वाली छूट यानी विलय कानून को बड़े पैमाने पर दल बदल के लिए छूट दे दी है और छोटे राजनीतिक दलों के लिए कानून का यह प्रावधान दल बदल को प्रोत्साहित करने का माध्यम सिद्ध हो रहा है। बात करें तो पीठासीन पदाधिकारियों की अधिकारिता का राजनीतिकरण भी कानून को अप्रासंगिक बनाता है, क्योंकि किहोतो, होलोहन बनाम जाचिलहू एवं अन्य वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अध्यक्ष या सभापति के निर्णय को न्यायिक समीक्षा के अधीन माना है, तब भी इसकी सभी संभावनाओं को प्रतिबंधित नहीं किया गया है। कर्नाटक के मुद्दे में दल बदल का एक और स्वरूप उजागर हुआ है और यह है मंत्री या अन्य पदों के लालच में वर्तमान पार्टी की इस्तीफा देकर विपक्षी पार्टी में शामिल होकर उसे सरकार बनाने में सहयोग करना। इस तरह यह स्पष्ट हो जाता है कि दल बदल विरोधी कानून वर्तमान स्वरूप में अपने उद्देश्यों को पूर्णतः सफल नहीं हो पाया है और यह राष्ट्रीय चिंता का रूप धारण करता जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप लोकतंत्र की नींव और इसे बनाए रखने वाले सिद्धांतों में कमजोर होने की संभावना है। इसी प्रकार से अगला बात करते हैं तो विभिन्न समितियों की सिफारिशें जो थी उसको हम एक बार देख लेते हैं। तो विभिन्न समितियों की सिफारिशें अगर देखें तो चुनाव सुधार पर गठित दिनेश गोस्वामी समिति 1990 में सिफारिश की थी कि स्वैच्छिक त्यागपत्र और सदन में मतदान से अनुपस्थिति के मामले में दल बदल की जांच राष्ट्रपति राज्यपाल द्वारा की जानी चाहिए। वर्ष 1990 में विधि आयोग ने अपनी 117वीं रिपोर्ट में दल बदल से संबंध में कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें की थी, जैसे विभाजन और विलय को लेकर दल बदल वाले प्रावधानों को समाप्त किया जाना चाहिए और चुनाव पूर्ण गठबंधन को दल बदल विरोधी कानून के दायरे में लाया जाना चाहिए। साथ ही राजनीतिक दलों द्वारा व्हिप जारी करने को केवल उन मामलों तक ही सीमित किया जाना चाहिए जब सरकार खतरे में हो। इसी प्रकार बात किया जाए तो निर्वाचन आयोग ने अपनी सिफारिश में कहा था कि 10वीं अनुसूची के तहत निर्वाचन आयोग के बाध्यकारी सलाह पर राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा निर्णय लिया जाना चाहिए। संविधान समीक्षा आयोग 2002 के अनुसार दल बदल करने वाले सदस्य के शेष कार्यकाल के दौरान उसके द्वारा किसी भी सार्वजनिक या राजनीतिक लाभ का पद धारण करने का प्रतिबंध लगा देना चाहिए और इसके अतिरिक्त दल बदल करने वाले सदस्य द्वारा सरकार गिराने के उद्देश्य से किए गए मतदान को अवैध घोषित कर देना चाहिए। निष्कर्षता रूप में कहा जा सकता है कि दल बदल विरोधी कानून प्रतिनिधि लोकतंत्र की नींव को सुदृढ़ करने वाला कानून है, जिसने लोकतांत्रिक समस्याओं को स्थिर बनाने के साथ राजनीतिक भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का कार्य किया है। अन्य विधानों की तरह यह कानून भी कुछ कमियों से ग्रस्त है, जिन्हें दूर कर लोकतांत्रिक संस्थाओं को सर्वोच्चता को अक्षुण्ण रखा जा सकता है। हालांकि इस कानून पर यह भी आक्षेप है कि पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र को हतोत्साहित करता है और सदस्य को उसके मतदाताओं के विवेक, निर्णय और हितों के अनुरूप मतदान करने से रोकता है। दल बदल कानून एवं अध्यक्ष हमारा अगला टॉपिक है, दल बदल कानून एवं अध्यक्ष। तो चर्चा में क्यों है इसको देख लेते हैं।
वर्तमान में राजस्थान विधानसभा के कुछ सदस्यों की सदस्यता पर चल रहे विवाद के अलावा पूर्व में भी ऐसे अनेक अवसर आए हैं जब सर्वोच्च न्यायालय ने दल बदल के मामले में विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका पर प्रश्न खड़ा किया है। वहीं प्रमुख बिंदुओं की बात किया जाए तो न्यायालय ने संसद को सदस्यों की निर्भरता के मामले में विधानसभा अध्यक्ष की अनन्य शक्ति को संविधान संशोधन के माध्यम से परिवर्तित करने को कहा। इसके लिए न्यायालय ने एक अस्थायी अधिकरण गठित करने को कहा है जो सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश से मिलकर बनेगा। इस संदर्भ के न्यायालय द्वारा संसद को 4 सप्ताह के भीतर निर्णय लेने को कहा गया है। वहीं पृष्ठभूमि की बात किया जाए तो संविधान में दल बदल के विरोधी कानून के अंतः स्थापित होने के बाद से राजनीतिक लाभ की मंशा से दल परिवर्तन को लेकर अध्यक्ष की भूमिका विवादों में रही है। इसके साथ ही कुछ हालिया घटनाक्रम भी हुए हैं जिन्होंने इस मुद्दे को और महत्वपूर्ण बना दिया है। वर्ष 2019 में कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष द्वारा कुछ विधायकों को निर्हरित करने के मामले में सर्वोच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ा था। इस मामले में न्यायालय ने कहा था कि जो व्यक्ति राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं और दबावों के ऊपर उठकर कार्य नहीं कर सकता है वह अध्यक्ष के पद पर रहने के योग्य नहीं है। वर्ष 2017 में मणिपुर विधानसभा की कांग्रेस पार्टी का एक सदस्य जब सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को वर्ष 2017 में मणिपुर विधानसभा की कांग्रेस पार्टी का एक सदस्य जब सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया था तो कांग्रेस पार्टी द्वारा उसे निर्हर करने के लिए कहा गया था, लेकिन अध्यक्ष द्वारा याचिका को लंबित रखा गया और उसे निर्हर नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त वर्ष 2016 में तेलंगाना में तेलुगु देशम पार्टी के 15 में से 12 विधायकों एवं पिछले कुछ वर्षों में आंध्र प्रदेश में भी बड़ी संख्या में विपक्षी दलों के विधायकों द्वारा दल परिवर्तन किया गया और जिसमें अध्यक्ष की भूमिका को संदेह के घेरे में ला खड़ा कर दिया। अध्यक्ष की भूमिका एवं परिवर्तन की आवश्यकता के बारे में बात किया जाए तो अध्यक्ष प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से राजनीतिक दल से संबंधित होता है और ऐसे में सदस्यों की निर्भरता संबंधी याचिकाओं के निष्पक्ष निपटारे की अपेक्षा युक्त एवं तार्किक नहीं प्रतीत होती है। संविधान में अध्यक्ष को कार्यकाल की सुरक्षा नहीं प्राप्त है, इसलिए उसे पुनः निर्वाचित होने के लिए राजनीतिक दल पर निर्भर रहना पड़ता है। यह स्थिति अध्यक्ष को सदन की कार्यवाही को स्वविवेक से करने की बजाय राजनीतिक दल से संबद्ध होकर निष्पादित करने को प्रेरित करती है। दल बदल विरोधी मामलों के संदर्भ में त्वरित कार्यवाही के लिए भी अध्यक्ष की भूमिका में परिवर्तन अपेक्षित है। अगला हमारा है कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, जिसे हम क्या कहते हैं, NPR यानी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। ठीक है, देख लेते हैं उसको किस प्रकार से नया टॉपिक हमारा है, चर्चा में क्यों रहा है। तो हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनगणना 2021 के संचालन और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर अर्थात नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर NPR को अद्यतन करने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दिया है। प्रमुख बिंदुओं की बात किया जाए तो प्रमुख बिंदुओं के अंतर्गत देखते हैं कि जनगणना का आयोजन वर्ष 2021 में किया जाएगा और NPR के अद्यतन का कार्य असम को छोड़कर देश के सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में अप्रैल से सितंबर 2020 के दौरान किया जाएगा, जबकि जनगणना के तहत देश की पूरी आबादी का कवर किया जाएगा। और मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर और जनगणना के लिए क्रमशः 3,941.35 करोड़ एवं 8,754.23 करोड़ रुपए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वर्ष 2021 की जनगणना देश की 16वीं एवं स्वतंत्रता के बाद 8वीं जनगणना होगी और उल्लेखनीय है कि वर्ष 1872 के बाद देश में दशकीय यानी हर 10 वर्ष बाद जनगणना का आयोजन लगातार किया जा रहा है। गौरतलब है कि जनगणना अधिनियम 1948 और जनगणना नियम 1990 जनगणना के संचालन के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करते हैं। इसका आयोजन गृह मंत्रालय के तहत भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा किया जाता है।
इस प्रकार से एनपीआर के बारे में देख लेते हैं। तो एनपीआर क्या है? तो राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर अर्थात एनपीआर देश के सामान्य निवासियों का रजिस्टर है और भारत के प्रत्येक सामान्य निवासी के लिए एनपीआर में पंजीकरण करना अनिवार्य है। इसके अंतर्गत भारतीय नागरिकों के साथ विदेशी नागरिकों को भी शामिल किया गया है और एनपीआर का उद्देश्य देश में प्रत्येक सामान्य निवासी के लिए एक व्यापक पहचान डेटाबेस तैयार करना है। इसे नागरिकता अधिनियम 1955 और नागरिकता अर्थात नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना नियम 2003 के प्रावधानों के तहत स्थानीय ग्राम और उप टाउन, उप जिला और जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया जा रहा है। सामान्य निवासी कौन होते हैं? तो नागरिकता अर्थात नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना नियम 2003 के अनुसार सामान्य व्यक्ति वह व्यक्ति होता है जो पिछले 6 माह या उससे अधिक समय से स्थानीय क्षेत्र में रह रहा हो और या फिर वह व्यक्ति अगले 6 महीने या उससे अधिक समय तक उस क्षेत्र का निवास करने का इरादा रखता है। ठीक है, तो एनपीआर के तहत हर सामान्य निवासी के लिए 21 बिंदुओं वाले जनसांख्यिकीय विवरण की आवश्यकता होगी, जिसमें माता पिता के जन्म की तारीख और स्थान, निवास, अंतिम स्थान और अस्थायी पता एवं संख्या, अस्थायी खाता संख्या अर्थात पैन और आधार यानी स्वैच्छिक होना चाहिए और मतदान पहचान पत्र नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर और मोबाइल नंबर इत्यादि शामिल है। इसके पूर्व एनपीआर को वर्ष 2010 में अद्यतन किया गया था, जिसमें 15 बिंदुओं की सूचना एकत्र की गई थी, लेकिन इसमें माता पिता के जन्म की तारीख एवं स्थान एवं पिछला निवास स्थान शामिल नहीं था। ठीक है, देख लेते हैं इसमें जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट है कि एनआरसी और एनपीआर में अंतर क्या होता है विशेष तौर पर। तो एनपीआर में देश के नागरिकों के साथ विदेशी नागरिकों का भी स्थान दिया गया है, जबकि एनआरसी में, ठीक है, एनआरसी में केवल भारतीय नागरिकों को स्थान दिया गया है। एनपीआर में क्या है कि भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी स्थान दिया गया है, जबकि एनआरसी में केवल भारतीय नागरिकों को स्थान दिया गया है। एनपीआर में सामान्य रूप से किसी शहर या शहरी क्षेत्र में वार्ड या फिर एक गांव या फिर ग्रामीण क्षेत्र या फिर कस्बे या फिर वार्ड या फिर सीमांकित क्षेत्र के भीतर रहने वाले लोगों का विवरण रखता है, जबकि एनआरसी में भारत के भीतर या फिर भारत के बाहर रहने वाले नागरिकों का विवरण होता है। निजी संपत्ति का अधिकार बात कर लेते हैं। हमारा अगला टॉपिक है निजी संपत्ति का अधिकार। चर्चा में क्यों है? तो सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि नागरिकों की निजी संपत्ति का अधिकार एक मानवीय अधिकार है। प्रमुख बिंदुओं की बात किया जाए तो न्यायालय ने निर्णय में कहा है कि विधि के सम्यक प्रक्रिया, ठीक है, एक बात देख लेते हैं कि न्यायालय ने निर्णय में कहा है कि विधि के सम्यक प्रक्रिया और अधिकार का पालन न्यायालय ने निर्णय में कहा है कि विधि की सम्यक प्रक्रिया और अधिकार का पालन किए बिना राज्य उस पर अधिकार नहीं कर सकता है और न ही प्रतिकूल कब्जे अर्थात एडवर्स पोसेशन के नाम पर भूमि के स्वामित्व का दावा कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि कल्याणकारी राज्य में संपत्ति का अधिकार एक मानव अधिकार है और निजी भूमि को हथियाना और फिर इस पर दावा करना राज्य को अतिक्रमणकारी बनाता है। न्यायालय ने यह निर्णय उस मामले में दिया है जिसमें एक 80 वर्षीय महिला जिसकी 3.34 हेक्टेयर जमीन हिमाचल प्रदेश सरकार ने 1967 में जबरन सड़क निर्माण के लिए ले ली थी। न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 136 और अनुच्छेद 142 के फर्स्ट क्लॉज के तहत अपने असाधारण क्षेत्राधिकार का उपयोग कर सरकार को 1 करोड़ के मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश दिया है। खंडपीठ ने पूर्व के हरियाणा राज्य बनाम मुकेश कुमार मामले 2011 को संदर्भित किया, जिसमें कहा गया था कि संपत्ति का अधिकार न केवल एक संवैधानिक या वैधानिक अधिकार है बल्कि एक मानव अधिकार भी है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1967 में संपत्ति का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 31 के तहत एक मौलिक अधिकार था। अब संपत्ति के अधिकार को वर्ष 1978 में 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 300A के तहत संवैधानिक अधिकार अर्थात कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया है। संविधान संशोधन के अनुच्छेद 300A के अनुसार किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति के विधि के प्राधिकार से ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं।
इसी प्रकार से देख लेते हैं एडवर्स पोसेशन क्या होता है। तो एडवर्स पोसेशन क्या होता है उसको देख लेते हैं। तो यह एक विधिक शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ प्रतिकूल कब्जा है। अगर किसी जमीन या मकान पर उसके वैध या वास्तविक मालिक की बजाय किसी अन्य व्यक्ति का 12 वर्ष तक अधिकार रहा है और अगर वास्तविक या वैध मालिक ने अपनी अचल संपत्ति को दूसरे के कब्जे में वापस लेने के लिए 12 वर्ष के भीतर कोई कदम नहीं उठाया तो उसका मालिकाना हक समाप्त हो जाएगा और उस अचल संपत्ति का जिसने 12 वर्ष तक कब्जा में रखा है उसे कानूनी तौर पर मालिकाना हक दिया जा सकता है। ठीक है, 12 वर्ष तक अगर आप मालिक उसको आप किसी मामले में अगर अपने नाम नहीं लिखवाते, अपने ज़मीन नहीं लेते हैं तो उसका मालिकाना हक आप पर ख़त्म हो जाएगा। विशेष तौर पर अनुच्छेद 142 के क्लॉज फर्स्ट के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो उसके समक्ष लंबित किसी वाद में पूर्ण न्याय प्रदान करने के लिए आवश्यक होगा। अनुच्छेद 136 के फर्स्ट क्लॉज में अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय अपने विवेकानुसार भारत के राज्य क्षेत्र में किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा किसी मामले में पारित किए या फिर दिए गए किसी निर्णय या फिर आदेश की अपील के लिए विशेष इजाज़त दे सकेगा। हालांकि ये बातें सशस्त्र बलों से संबंधित किसी विधि द्वारा या उसके अधीन गठित किसी न्यायालय या फिर अधिकरण द्वारा पारित किए गए किसी निर्णय या फिर दंडादेश या आदेश को लागू नहीं होंगी, अनुच्छेद 136 का क्लॉज 2 कहता है। इसी प्रकार से हमारा अगला टॉपिक है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ये चर्चा में क्यों है देख लेते हैं। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वैधानिक रूप से गर्भपात संबंधी नियमों में बदलाव के लिए मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अर्थात MTP अधिनियम 1971 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। बात करें इसके प्रमुख बिंदुओं की तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अधिनियम 1971 में संशोधन करने के लिए मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी संशोधन विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी है और इस विधेयक को संसद में आगामी सत्र में पेश किया जाएगा। यह विधेयक महिलाओं के लिए उपचारात्मक, मानवीय या फिर सामाजिक आधार पर सुरक्षित और वैध गर्भपात सेवाओं को व्यापक बनाने के लिए लाया जा रहा है। प्रस्तावित संशोधन का उद्देश्य कुछ उपधाराओं को प्रतिस्थापित करना और मौजूद गर्भपात कानून 1971 में निश्चित शर्तों के साथ गर्भपात के लिए गर्भावस्था की ऊपरी सीमा बढ़ाने के उद्देश्य से कुछ धाराओं के तहत नए उद्देश्य, नए अनुच्छेद जोड़ना और सुरक्षित गर्भपात की सेवा एवं गुणवत्ता से समझौता किए बगैर कठोर शर्तों के साथ समग्र गर्भपात देखभाल प्रणाली को पहले से और अधिक सख्ती से लागू करना है। ध्यातव्य है कि हाल ही के दिनों में गर्भपात से संबंधित कई मामले सामने आए हैं जिसमें अधिकतर गर्भपात की समय सीमा से संबंधित थे। इन मामलों में न्यायालय द्वारा पीड़ित को राहत प्रदान की गई तथा सरकार से इन नियमों के बदलाव करने का आग्रह किया गया था। बात करें प्रस्तावित संशोधन की मुख्य बातें क्या हैं, तो गर्भपात के लिए गर्भावस्था की सीमा 20 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह कर दिया गया है। इस बदलावों में NTP अर्थात मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी नियमों के संशोधन के जरिए परिभाषित किया जाएगा और ये नियम उन महिलाओं के संबंध में लागू होंगे जो दुष्कर्म पीड़िता या फिर सगे संबंधियों के साथ यौन संबंधों से पीड़ित हैं। साथ ही इसमें अन्य असुरक्षित महिलाएं, दिव्यांग महिलाएं व नाबालिग भी शामिल होंगी। बात करें तो गर्भावस्था के 20 सप्ताह तक गर्भपात कराने के लिए एक पंजीकृत प्रशिक्षु चिकित्सक अर्थात रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर अर्थात RMP की राय लेने की प्रस्ताव किया गया है, जबकि गर्भावस्था के 20 से 24 सप्ताह तक गर्भपात कराने के लिए 2 पंजीकृत प्रशिक्षु चिकित्सकों अर्थात रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर अर्थात RMP की राय लेना जरूरी होगा। उल्लेखनीय है कि मेडिकल बोर्ड द्वारा जांच में पाए गए भ्रूण संबंधी विषमताओं के मामले में गर्भावस्था की ऊपरी सीमा 24 सप्ताह लागू नहीं होगी। जिस महिला का गर्भपात कराया जाना है उसका नाम और उससे संबंधित अन्य जानकारियां उस वक्त के कानून के तहत निर्धारित किसी खास व्यक्ति के अलावा किसी और के सामने जाहिर नहीं की जाएंगी। प्रस्तावित संशोधन प्रस्तावित संशोधन अविवाहित महिलाओं या उसके साथी की गर्भनिरोधक विफलता अर्थात
कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर की स्थिति में उत्पन्न परिस्थिति को भी संबोधित करता है, जबकि वर्तमान में केवल विवाहित महिला या उसके पति को गर्भावस्था की चिकित्सकीय समाप्ति की अनुमति दी गई है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने महिलाओं को सुरक्षित गर्भपात सेवाएं उपलब्ध कराने और चिकित्सा क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के विकास को ध्यान में रखते हुए विभिन्न हितधारकों और मंत्रालयों के साथ वृहद विचार विमर्श के बाद गर्भपात कानून में संशोधन का प्रस्ताव किया है। संशोधन में निहितार्थ क्या है? संशोधन में निहितार्थ क्या है उसको देख लेते हैं। तो एमटीपी अधिनियम 1971 को संशोधित करना महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक प्रगतिशील कदम है। यह महिलाओं को बेहतर प्रजनन अधिकार प्रदान करेगा, क्योंकि गर्भपात को महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण पहलू माना जाता है। इस विधेयक के माध्यम से असुरक्षित गर्भपात से होने वाली मौतें और चोटें काफ़ी हद तक रोकी जा सकती है, बशर्ते प्रशिक्षित चिकित्सकों द्वारा कानूनी तौर पर सेवाएं प्रदान की जाएं। इसी प्रकार से बात करते हैं तो एमटीपी अधिनियम 1971 में किया जा रहा संशोधन उस सभी मामलों में गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति देगा जहां 20 सप्ताह के पश्चात भ्रूण में कुछ विसंगति की सूचना प्राप्त होती है। इस तरह अवांछनीय गर्भावस्था की स्थिति से बचा जा सकता है। यह विधेयक अविवाहित महिलाओं को गर्भपात कराने की छूट प्रदान करता है। यह प्रावधान प्रस्तावित विधेयक को बदलते सामाजिक परिदृश्यों के साथ सामंजस्य बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस प्रस्ताव के माध्यम से गर्भपात की न्यायिक प्रक्रियाओं में मुक्ति मिलेगी, जिससे न्यायालय का बोझ भी कम होगा और वर्तमान में कई यौन अत्याचार पीड़ित और असामान्य गर्भधारण करने वाली महिलाओं ने गर्भपात के लिए न्यायालय में याचिका दर्ज कराई है। बात करें मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अधिनियम अर्थात एमटीपी एक्ट 1971 की, तो वर्तमान गर्भपात कानून लगभग 5 दशक पुराना है और इसके तहत गर्भपात की अनुमति के लिए गर्भधारण की अधिकतम अवधि 20 सप्ताह निर्धारित की गई है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अधिनियम 1971 की धारा 3 की उपधारा 2 की उपधारा 4 के अनुसार कोई पंजीकृत चिकित्सा गर्भपात करा सकता है यदि गर्भावस्था की अवधि 12 सप्ताह से अधिक नहीं हो और गर्भावस्था की अवधि 12 सप्ताह से अधिक है लेकिन 20 सप्ताह से अधिक नहीं है, तो गर्भपात उसी स्थिति में हो सकता है जब दो डॉक्टर ऐसा मानते हैं कि गर्भपात नहीं किया गया तो गर्भवती महिला का जीवन खतरे में पड़ सकता है, या अगर गर्भवती महिला की शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर खतरा पहुंचने की आशंका हो सकती है, या फिर गर्भाधान का कारण बलात्कार हो, या इस बात का गंभीर खतरा हो कि अगर बच्चे का जन्म होता है तो वह शारीरिक या मानसिक विकारों का शिकार हो सकता है, या उसके गंभीर रूप से विकलांग होने की आशंका हो, या बच्चों की संख्या को सीमित रखने के उद्देश्य से दंपति ने जो गर्भ निरोधक तरीका अपनाया था वह विफल हो जाए। चुनौतियां क्या हैं? तो कई विश्लेषकों के मुख्य रूप से इस ग्रामीण महिलाओं के संबंध में चिंता व्यक्त की है कि जिनकी डॉक्टरों तक पर्याप्त पहुंच नहीं है, और भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को देखते हुए यह स्थिति और भी चिंताजनक हो जाती है। आंकड़ों के अनुसार भारत में 1.3 बिलियन लोगों के लिए देश में सिर्फ 10 लाख पंजीकृत डॉक्टर हैं। इस हिसाब से भारत में प्रत्येक 1,30,000 नागरिकों पर मात्र एक डॉक्टर मौजूद है। भारत में लिंग निर्धारण को अवैध घोषित किया गया है और ऐसी चिंता जाहिर की जा रही है कि गर्भपात कानून को अधिक उदार बनाने की जरूरत का निर्धारण को अवैधकृत से प्रोत्साहन मिलेगा। अगला हम बात कर लेते हैं। अगला हमारा टॉपिक है कि 2 बच्चों की नीति है। चर्चा में क्यों रहा है, पहली बात देख लेते हैं कि राज्यसभा के एक सदस्य द्वारा 2 बच्चों की नीति से संबंधित एक निजी विधेयक या गैर सरकारी विधेयक, जिसे हम प्राइवेट मेंबर बिल, सदन में प्रस्तुत किया गया है। प्रमुख बिंदुओं की बात की जाए तो इस विधेयक में उन लोगों के लिए कराधान, शिक्षा और रोजगार से प्रोत्साहन का प्रस्ताव है जो अपने परिवार का आकार 2 बच्चों तक सीमित रखते हैं, और विधेयक के संविधान के भाग 4 में एक नए प्रावधान को शामिल करने की मांग की गई है। यह प्रावधान ऐसे लोगों से सभी रियासतों वापस लेने से संबंधित है जो छोटे परिवार के मानदंड का पालन करने में विफल रहते हैं। बात करें तो विधेयक संविधान में अनुच्छेद 47 के बाद अनुच्छेद 47A के सम्मिलन का प्रस्ताव करता है। प्रस्तावित अनुच्छेद 47A के अनुसार राज्य बढ़ती जनसंख्या को
प्रस्तावित अनुच्छेद 47A के अनुसार राज्य बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित करने की दृष्टि से छोटे परिवार को बढ़ावा दे और जो लोग अपने परिवार को 2 बच्चों तक सीमित रखते हैं उन्हें कर, रोजगार एवं शिक्षा आदि में प्रोत्साहन देकर बढ़ावा दिया जाए तथा जो लोग इस नीति का पालन न करें उनसे सभी तरह के छूट वापस ले लिया जाए। इससे पूर्व मार्च 2018 में 2 बच्चों की नीति की आवश्यकता पर सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि यह नीति निर्माण न्यायालय का कार्य नहीं है और यह संसद से संबंधित मामला है और न्यायालय इसमें दखल नहीं दे सकता है। अगला हम बात करते हैं कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न। चर्चा में क्यों हो उसको देख लेते हैं एक बार। तो कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने के उद्देश्य से कानूनी ढांचे को मजबूत करने के लिए गृह मंत्री की अध्यक्षता में गठित मंत्रियों के समूह अर्थात ग्रुप ऑफ मिनिस्टर GOM ने अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप दे दिया है। वहीं प्रमुख बिंदुओं की बात किया जाए तो इन सिफारिशों के अंतर्गत भारतीय दंड संहिता में नए प्रावधानों को शामिल करने की बात कही गई है और साथ ही इन सिफारिशों को जनता की राय के लिए सार्वजनिक किया जाएगा। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर का गठन पहली बार मी टू अभियान अर्थात मी टू मूवमेंट के परिणाम स्वरूप अक्टूबर 2018 में किया गया था, जिसके तहत कई चर्चित महिलाओं ने सोशल मीडिया पर अपने कटु अनुभव साझा किए थे। इसी तरीके से बात करते हैं तो इसे जुलाई 2019 में गृह मंत्री की अध्यक्षता में पुनर्गठित किया गया और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के अन्य सदस्यों में केंद्रीय वित्त मंत्री, मानव संसाधन एवं विकास मंत्री और महिला एवं विकास मंत्री शामिल हैं। बात करें तो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ने वर्ष 2012 में निर्भया गैंगरेप की हत्या और विभत्सा घटना के संदर्भ में गठित न्यायमूर्ति JS वर्मा समिति की रिपोर्ट का भी निरीक्षण किया है। वर्मा समिति ने आंतरिक शिकायत समिति के स्थान पर एक रोजगार न्यायाधिकरण अर्थात एम्प्लॉयमेंट ट्राइब्यूनल्स की स्थापना की सिफारिश की थी और ताकि घरेलू स्तर पर ऐसे शिकायतों का निपटान किया जा सके। कानूनी प्रावधान की बात किया जाए तो महिला और बाल विकास मंत्रालय ने वर्ष 2013 में कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अर्थात निवारण, निषेध एवं निदान अधिनियम 2013 था सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन्स एंड वर्कप्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल्स एक्ट 2013 द्वारा किया गया था, जो कि सरकारी कार्यालयों, निजी क्षेत्र, गैर सरकारी संगठनों और असंगठित क्षेत्रों पर लागू हुआ था। प्रस्तावित संशोधन काफ़ी हद तक वर्ष 1997 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित उन विशाखा दिशा निर्देशों अर्थात विशाखा गाइडलाइन पर आधारित होंगे जिन पर महिलाओं की यौन उत्पीड़न अर्थात निवारण, निषेध एवं निदान अधिनियम 2013 आधारित थी। इस अधिनियम ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए नियोक्ता को जिम्मेदार बनाया है। वर्ष 2013 के अधिनियम में आंतरिक शिकायत समिति अर्थात इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी ICC के सदस्यों की कानूनी पृष्ठभूमि तय किए बिना इस समिति को सिविल कोर्ट की शक्तियां प्रदान करने जैसी कमियां विद्यमान है। इस अधिनियम का अनुपालन न करने वाले नियोक्ताओं पर 50,000 का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है और इस अधिनियम में प्रावधान किया गया है कि यदि कोई महिला जांच संपन्न होने के बाद दोषी के खिलाफ IPC के तहत शिकायत दर्ज कराना चाहती है तो नियोक्ता द्वारा महिला को सहायता प्रदान की जाएगी। इसी तरह से कार्यस्थल पर यौन शोषण से घटनाओं से संबंधित आंकड़े अगर देख लिया जाए, आंकड़ों की बात किया जाए तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो अर्थात नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के अनुसार कार्यस्थल या कार्यालय परिसर में IPC की धारा 509 किसी शब्द, इशारे या किसी कृत्य द्वारा एक महिला को शील या सम्मान को चोट पहुंचाना के तहत वर्ष 2017 और 2018 में क्रमशः 479 और 401 मामले में दर्ज किए गए। वहीं बात किया जाए तो वर्ष 2018 में ऐसे सबसे ज़्यादा मामले दिल्ली 28 मामले आए, बेंगलुरु में 20, पुणे में 12 और मुंबई में 12 दर्ज किए गए थे और वर्ष 2018 में सार्वजनिक स्थानों पर, शेल्टर होम और अन्य स्थानों पर यौन उत्पीड़न के कुल 20,962 मामले दर्ज किए गए थे। वहीं बात करें तो दिसंबर 2018 को गृह मंत्रालय ने महिलाओं के यौन उत्पीड़न निवारण, निबंध एवं निदान अधिनियम 2013 के तहत आंतरिक शिकायत समिति के गठन और इस संदर्भ में पुलिस विभागों को अधिसूचित करने के लिए सभी राज्यों को सूचित किया गया था। दलित ईसाई की बात किया जाए चर्चा में क्यों है तो सर्वोच्च न्यायालय ने दलित ईसाइयों को अनुसूचित जाति अर्थात शेड्यूल्ड
कास्ट का दर्जा देने के लिए राष्ट्रीय दलित ईसाई परिषद अर्थात NCDC द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई हेतु सहमति व्यक्त की है। बात करें दलित ईसाइयों के बारे में तो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान हिंदू धर्म को मानने वाले अनुसूचित जाति के वे लोग जिन्होंने अपना धर्म बदलकर ईसाई धर्म को अपना लिया था, वे दलित ईसाई के रूप में जाने गए। भारत में ईसाई की आबादी लगभग 24 मिलियन है, जिसमें दलित ईसाइयों की संख्या लगभग 16 मिलियन है और दलित ईसाइयों का संकेंद्रण भारत के दक्षिण राज्यों आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना में अधिक है। गौरतलब है कि आधुनिक साहित्य में अनुसूचित जातियों के लिए दलित साहित्य शब्द का प्रयोग किया गया था और औपनिवेशिक शासन के दौरान डिप्रेस्ड क्लास के लिए दलित शब्द का प्रयोग किया गया, जिसे भारतीय संविधान के निर्माता भीमराव अंबेडकर ने लोकप्रिय बनाया था। वहीं बात किया जाए अनुसूचित जाति का दर्जा देने के मार्ग में बाधा क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950 का अनुच्छेद 3 अनुसूचित जाति मूल के ईसाइयों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने से प्रतिबंधित करता है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति जो हिंदू, सिख या बौद्ध से अलग किसी अन्य धर्म को मानता है, उसे अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं प्रदान किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1956 में दलित सिखों और वर्ष 1990 में दलित बौद्धों ने अनुसूचित जाति की सूची में शामिल किया जा चुका है। NCDC का पक्ष है कि यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 15 का उल्लंघन करता है और जिसके तहत यह कहा गया था कि राज्य धार्मिक आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा। दलित ईसाइयों की समस्याएं क्या है? जब कोई व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तित करता है तो उसकी सामाजिक स्थिति नहीं बदलती है। वह अपने आसपास की जाति आधारित परिस्थितियों का शिकार होता रहता है, लेकिन ज्यों ही वह ईसाई बन जाता है वह अनुसूचित जाति के वैधानिक दर्जे को गंवा देता है। साथ ही अनुसूचित जाति को मिलने वाले लाभों के लिए अयोग्य हो जाता है। NCDC के अनुसार अनुसूचित जातियों में कुछ सबसे गरीब ईसाई मूल के गुलामी जैसी स्थिति में जीविकोपार्जन के लिए बाध्य हैं। इनमें से कुछ हाथ में मैला उठाने के अमानवीय प्रथा से जुड़े हुए हैं। अनुसूचित जाति का दर्जा प्राप्त होने से लाभ क्या है? यदि सर्वोच्च न्यायालय दलित ईसाइयों के पक्ष में निर्णय देता है तो वे लोग भी शिक्षा में विशेष अधिकार, छात्रवृत्ति, रोजगार, कल्याणकारी उपायों, सकारात्मक कार्यों, आरक्षित क्षेत्रों में चुनाव लड़ने आदि जैसे अधिकारों का बेहतर तरीके से लाभ उठा पाएंगे। वही बात किया जाए तो यह दर्जा उन्हें अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत अत्याचार के खिलाफ एक ढाल प्रदान करेगा। इसके साथ ही यह संविधान प्रदत्त अस्पृश्यता का अंत, जो कि अनुच्छेद 17 के अंतर्गत बताया गया है, और समानता संबंधी अधिकारों अनुच्छेद 14 और 15 को प्रोत्साहित करेगा। वहीं बात करें अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की, तो सरकार द्वारा अनुसूचित जातियाँ अर्थात SCS एवं अनुसूचित जनजाति शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो कि STS जिसे हम कहते हैं, ST के विरुद्ध होने वाली उत्पीड़न व हिंसा की घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से वर्ष 1989 में एक सशक्त कानून लाया गया था। इस अधिनियम के तहत अपराधों की जांच और पीड़िता के पुनर्वास व राहत के लिए विशेष न्यायालयों का प्रावधान किया गया है और इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नियम बनाने की शक्ति केंद्र सरकार को प्रदान की गई है। इसके तहत SC/ST समुदाय के लोगों को उनकी अधिकारों में वंचित करने के साथ ही भेदभाव व उत्पीड़न आदि को बढ़ावा देने वाले लगभग 22 आपराधिक कृत्यों को सूचीबद्ध किया गया है। इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने की जिम्मेदारी राज्य संघ शासित प्रदेशों की है। इसके लिए राज्यों को केंद्र प्रायोजित योजना के तहत केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। ठीक है, बात कर लेते हैं। अगला हमारा है कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम चर्चा में क्यों है। तो हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 9 को पुनर्व्याख्यात किया है और उल्लेखनीय है कि सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के उस फैसले के संदर्भ में आया है जो न्यायालय ने 17 वर्ष के एक लड़के को 21 वर्ष की लड़की से विवाह करने पर इस कानून की धारा 9 के तहत दोषी ठहराया था। प्रमुख बिंदुओं की बात किया जाए तो सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार बाल विवाह अधिनियम की धारा 9 बाल विवाह करने वाले पुरुष वयस्क की सजा से संबंधित है। इस तरह बाल विवाह प्रतिषेध कानून 18 से 21 वर्ष की आयु वाले पुरुष को किसी वयस्क महिला से विवाह करने पर दंडित करने की मंशा
नहीं रखता है। यदि पुरुष का जो एज है वो 18 से 21 वर्ष के बीच में है तो वो दंडित करने योग्य नहीं होगा। इस निर्णय के आधार पर यह भी कहा जा सकता है कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 9 18 से 21 के बीच की आयु वाले संभावित वर्ग के लिए विकल्प प्रस्तुत करता है। सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या के अनुसार कानून की धारा 9 में यह प्रावधान किया गया है कि कोई भी पुरुष जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक है यदि बाल विवाह करता है तो उसे 2 वर्ष तक का कठोर कारावास या 1 लाख रुपए का जुर्माना या फिर दोनों सजा से दंडित किया जा सकता है। यह प्रावधान न तो किसी बच्चे को महिला से विवाह करने पर दंडित करता है और न ही किसी महिला को किसी लड़के अर्थात मेल चाइल्ड से विवाह करने पर दंडित करता है। मतलब अगर आप एक युवक जो है अगर वो नाबालिग बालिका यानी फीमेल से शादी कर लेता है तो वो दंड का अधिकार होता है, उससे 1 लाख रुपए या फिर कारावास हो सकता है, फिर दोनों हो सकता है। लेकिन यदि कोई महिला किसी नाबालिग बालक से या फिर कोई बालक जो है वो अपने से ज़्यादा एज की महिला से विवाह कर लेता है तो वो जो है दंड का अधिकार नहीं होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे समझने में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। यदि कोई बालक, ठीक है, विशेष प्रावधान किसके लिए किया गया है? बालिका के लिए किया गया है। यदि कोई भी व्यक्ति नाबालिग बालिका से विवाह करता है तो वो दंड के पात्र होगा, जबकि कोई भी नाबालिग बालक अगर बालिका लड़की से विवाह करता है यानी 22 साल 23 साल की लड़की से विवाह करता है तो वो दंड के पात्र नहीं होगा। जैसे इसमें देखा गया कि 18 साल का बालक जो है वो अपनी से ऊंची जाति की, माफ़ कीजिएगा, ऊंची जो है ऊंची एज की महिला से विवाह करता है तो वो दंड का पात्र नहीं हुआ है। इस प्रावधान का एकमात्र उद्देश्य किसी वयस्क पुरुष को नाबालिग लड़की से विवाह करने से दंडित करना है। ठीक है, मतलब रोकना है कि कोई भी पुरुष जो है वो नाबालिग लड़की से विवाह ना करे। इसका जो है प्रावधान यहीं तक सीमित है कि कोई भी पुरुष जो है वो नाबालिग स्त्री से विवाह ना करे, नाबालिग लड़की से विवाह ना करे। तो इस प्रावधान का जो है एकमात्र उद्देश्य है कि किसी वयस्क पुरुष को नाबालिग लड़की से विवाह करने से दंडित करना। इस प्रावधान का एकमात्र उद्देश्य किसी वयस्क पुरुष को नाबालिग लड़की से विवाह करने से दंडित करना है और केवल वयस्क पुरुष को दंडित करने की मंशा से स्पष्ट करते हुए न्यायालय द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि इसका उद्देश्य नाबालिग लड़कियों की रक्षा के लिए बाल विवाह को रोकना है। इसके अतिरिक्त केवल पुरुषों को दंडित करने के पीछे यह तर्क भी दिया गया है कि हमारे समाज में आमतौर पर विवाह संबंधी निर्णय वर एवं वधू के परिवार के सदस्यों द्वारा लिया जाता है और इसमें महिलाओं की भूमिका अत्यंत ही सीमित होती है। ठीक है, इस प्रकार से हमने इसको देख लिया है। अगला हम देख लेते हैं। इस प्रकार से आपको कंग्रेचुलेशन, क्योंकि आपका जो है संवैधानिक जो घटनाक्रम था वो समाप्त हो चुका है। ठीक है, तो अब हमारा आर्थिक घटनाक्रम स्टार्ट होगा जो कि दूसरा पार्ट है। तो आर्थिक घटनाक्रम जो कि 6 महीने में जितने भी आर्थिक घटनाक्रम हुई हैं उसको हम एक बार यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, आर्थिक घटनाक्रम को यहाँ पे हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। चलिए, आप लोगों ने यहाँ पे पढ़ लिया है तो देख लेते हैं दूसरा। तो दूसरा हमारा है, इसमें पहला टॉपिक है कि MSME, ठीक है, आपातकालीन उपाय कार्यक्रम, जो कि वर्तमान समय में जो है न्यूज में रहा है। तो ये क्यों न्यूज में रहा है उसको देख लेते हैं एक बार। देखिए, हाल ही में भारत सरकार द्वारा विश्व बैंक अर्थात वर्ल्ड बैंक के साथ MSME आपातकाल उपाय कार्यक्रम अर्थात MSME इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्रोग्राम के लिए $750 मिलियन के समझौते का हस्ताक्षर किया गया है। प्रमुख बिंदुओं की बात किया जाए तो इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कोविड-19 महामारी के चलते बुरी तरह प्रभावित सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग अर्थात माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज MSME, जिसका फुल फॉर्म है, में वित्त का प्रवाह बढ़ाने के आवश्यक सहयोग प्रदान करना है। इस कार्यक्रम के माध्यम से लगभग 1.5 मिलियन अर्थात 1.5 मिलियन MSME की नकदी एवं ऋण संबंधी तत्कालीन आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा ताकि मौजूद प्रभावों को कम करने के साथ साथ लाखों नौकरियों को सुरक्षित किया जा सके। वहीं बात करें तो विश्व बैंक की ऋण प्रदान करने वाली शाखा अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक अर्थात इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD से मिलने वाले $750 मिलियन के इस ऋण की परिपक्वता अवधि 19 वर्ष है, जिसमें 5 वर्ष की छूट अवधि भी शामिल की गई है। इस प्रकार से कोविड-19 महामारी MSME क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित है, जिससे चलते यह क्षेत्र आजीविका एवं रोजगार दोनों ही मोर्चों पर व्यापक नुकसान उठा रहा है। भारत सरकार प्रयास यह सुनिश्चित करने पर है कि वित्तीय क्षेत्र में
प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तरलता का प्रवाह गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की तरफ बना रहे। इसके लिए बैंकिंग क्षेत्र में जो जोखिम लेने का डर से बच रहा है वह एनबीएफसी को ऋण देकर अर्थव्यवस्था में निरंतर धनराशि का प्रवाह बनाए रखेगा। विश्व बैंक समूह अपनी अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम अर्थात इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन आईएफसी साख के माध्यम से एमएसएमई क्षेत्र में तरलता को बनाए रखने के लिए भारत सरकार को निम्नलिखित प्रकार के सहयोग प्रदान करेगा। तरलता को उन्मुक्त करना है अर्थात अनब्लॉकिंग लिक्विडिटी। इसके तहत बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों अर्थात नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉरपोरेशंस की ओर एमएसएमई को दिए जाने वाले ऋण में अंतर्निहित जोखिम को ऋण गारंटी सहित विभिन्न प्रपत्रों की एक श्रृंखला के माध्यम से समाप्त करने की कोशिश की जाएगी। एनबीएफसी तथा एसएफबीएस को मजबूत करना अर्थात स्ट्रेंथिंग एनबीएफसी एंड एसएफबी। एनबीएफसी तथा स्मॉल फाइनेंस बैंक की वित्त पोषण फंडिंग क्षमता बढ़ाने से उन्हें एमएसएमई की तात्कालीन एवं विविध आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिलेगी। इसमें एमएसएमई के लिए सरकार का पुनर्वित्त सुविधा द्वारा आवश्यक सहयोग देना भी शामिल होगा। वित्तीय नवाचारों को मजबूत करना की बात किया जाए तो यानी इनेबलिंग फाइनेंशियल इनोवेशन। इसके माध्यम से एमएसएमई को ऋण देने और भुगतान में फिनटेक एवं डिजिटल वित्तीय सेवाओं के उपयोग प्रोत्साहित कर उन्हें मुख्य धारा में शामिल किया जाना है। एमएसएमई आपातकालीन उपाय कार्यक्रम एवं महत्व की बात किया जाए तो इसमें देखते हैं हम क्या क्या चीज़ें हैं। तो एमएसएमई क्षेत्र भारत के विकास एवं रोजगार सृजन के महत्वपूर्ण केंद्र हैं जो कोविड-19 के बाद भारत में आर्थिक विकास की गति को तीव्र करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह कार्यक्रम लक्षित गारंटी ऋण प्रदान करने में सरकार को आवश्यक सहयोग देगा जिसके माध्यम से लाभप्रद एमएसएमई को उधार देने के लिए एनबीएफसी तथा बैंक को प्रोत्साहित किया जा सकेगा। इससे लाभप्रद एमएसएमई को मौजूद आर्थिक संकट का सामना करने में मदद मिलेगी और यह एमएसएमई क्षेत्र को समय के साथ आगे बढ़ने के लिए आवश्यक सुधारों के बीच एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। BIES केयर क्या है इसको देख लेते हैं। BIS केयर जो कि वर्तमान में न्यूज में रहा है तो 27 जुलाई 2020 को केंद्रीय उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री के उपभोक्ताओं के लिए भारतीय मानक ब्यूरो का मोबाइल ऐप BIS केयर और www.mankamanakOnline.in पर EBIS के 3 पोर्टल मानकीकरण, अनुरूपता और आकलन तथा प्रशिक्षण का लॉन्च किया गया है। वहीं प्रमुख बिंदुओं की बात किया जाए तो प्रमुख बिंदुओं के अंतर्गत उपभोक्ता इस ऐप का उपयोग करके ISI अर्थात इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ISI चिन्हित एवं हॉलमार्क्ड उत्पादों की प्रामाणिकता का जांच कर सकते हैं और अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। वहीं बात किया जाए तो यह ऐप दोनों भाषाओं अर्थात हिंदी और अंग्रेजी से संचालित किया जा सकता है और भारतीय मानक ब्यूरो अर्थात ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS की कार्यप्रणाली के एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू मानकों का कार्यान्वयन लागू करने के लिए जो है वो प्रमाणन एवं निगरानी है। EBIS के कार्यान्वयन और BIS के प्रवर्तन की अपनी क्षमता को सुदृढ़ कर रहा है और EBIS एक एकीकृत पोर्टल है जिसमें निम्नलिखित कार्य शामिल किए गए हैं। पहला, कारखानों के लिए बाहरी एजेंसियों की सेवाओं को सूचीबद्ध करना और बाजार की निगरानी करना, साथ ही साथ मोबाइल ऐप आधारित विकास करना और AI सक्षम निगरानी विधियों को विकसित करना। वर्तमान में बात किया जाए तो कोविड-19 महामारी के दौरान BIS के कवर ऑल एंड वेंटिलेटर के लिए कोविड-19 मानकों को भी विकसित किया जाएगा और N95 मास्क, सर्जिकल मास्क एवं आई प्रोटेक्ट्स के लिए लाइसेंस प्रदान करने हेतु मानक जारी किए हैं। इससे ISI चिन्हित PPE वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि हुई है और देश में ISI
चिन्हित N95 मास्क के लिए दैनिक उत्पादन क्षमता 2 लाख से बढ़ाकर 4 लाख से अधिक की कर दी गई है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। इसी प्रकार से अगला हमारा जो पॉइंट है इसी में BIS प्रयोगशाला क्या है, तो केवल 8 BIS प्रयोगशालाओं में ही नहीं बल्कि हैदराबाद, अहमदाबाद, जम्मू, भोपाल, रायपुर एवं लखनऊ जैसे कई ब्रांच ऑफिसों में पीने के पानी और स्वर्ण आभूषणों की परख के लिए सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। वहीं बात करें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, उपभोक्ता संरक्षण ई कॉमर्स नियम 2020 सहित उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के सभी प्रावधान 24 जुलाई 2020 में लागू हो गए हैं। नया अधिनियम ई कॉमर्स में अनुचित व्यापार प्रथाओं को रोकने के लिए और उपभोक्ताओं के विवादों के निपटारे एवं समय पर व प्रभावी प्रशासन के लिए तंत्र स्थापित करने हेतु उपभोक्ताओं के हितों एवं अधिकारों की रक्षा करने के लिए नियमों के माध्यम से कई उपाय प्रदान करता है। ये नियम डिजिटल एवं इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर खरीदे या बेचे जाने वाले सभी सामान एवं ई कॉमर्स के सभी मॉडलों पर लागू होंगे, जिनमें मार्केट प्लेस यानी बाजार जैसे अमेज़न तथा फ्लिपकार्ट और इन्वेंट्री मॉडल जहां ई कॉमर्स इकाई के पास भी स्टॉक है भी शामिल होगा। ये नियम ई कॉमर्स कंपनियां मार्केट प्लेस एवं इन्वेंट्री मॉडल और ई कॉमर्स कंपनियों के मार्केट प्लेस पर बेचने वाले के कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों को निर्दिष्ट करते हैं। इसी प्रकार देख लेते हैं अगला हमारा टॉपिक है। आई थिंक ये लंबा होगा तो हम इसको इस टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, अगला वीडियो हमारा जल्दी आएगा। भारत में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण को देखेंगे, जिसके माध्यम से इसको हम यहाँ पे समाप्त करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा डेफिनेटली अपना फीडबैक जरूर दिया कीजिए लास्ट में। ठीक है, और कोई कमी हो तो डेफिनेटली आप उसको भी यहाँ पे पॉइंट ऑफ कर सकते हैं। और सो कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप स्टे विद अस। थैंक यू सो मच।